अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। बुक्स ऑफ लेसर की हेडिंग दी थी मैंने और उसमें ऑपरेटिंग लीज। वो लीज जिसमें लेसर ने लेसी से तकरीबन सारे पैसे पूरे कर लेने हैं वो फाइनेंस लीज है, और जिसमें ऐसा नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज लेसर कैसे अकाउंट फॉर करेगा ये बता रहा हूं। अच्छा, नॉर्मली ना किसी भी आईएएस में इन हेडिंग्स का आना जाना लगा रहता है। रिकग्निशन, मेजरमेंट। रिकग्निशन होती है जिस टॉपिक की बात हो रही है उसको कब और कैसे काउंट फॉर करना है, और मेजरमेंट होती है कि कितनी अमाउंट पे। इन आसान अल्फाज ऑपरेटिंग लीज की लेसर की बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी? रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। एक तो ये कि जो एसेट लेसर ने लीज पे दिया है उसका ओनर कौन? लेसर। उस एसेट पे मर्जी किसकी चलेगी? लेसर के लेसी? लेसी की। सही है, चले मैंने अल्फाज सही नहीं बोले। तकरीबन सारे रिस्क एंड अवॉर्ड, फायदे नुकसान तकरीबन सब लेसी के ऑपरेटिंग लीज है? नहीं। तो जब एसेट ओन्ड भी लेसर का और सारे फायदे नुकसान का मालिक लेसी नहीं बन रहा, तो ये एसेट लेसर का ही है, ये लेसर का ही एसेट है और लेसर की बुक्स में ही रहना चाहिए। नींद आ रही है? ये लेसर का एसेट है और लेसर की बुक्स में ही रहना चाहिए। तो आईएफआरएस 16 ने ये नहीं सिखाना कि बिल्डिंग की अकाउंटिंग कैसे करनी है। इन्होंने सिर्फ इतना कहना है कि जो अंडरलाइंग एसेट है उस पर जो जो इसका रेलिवेंट आईएएस कहता है बस करते जाओ। शैल बी measured एज पर रेलिवेंट आईएएस। जैसे अगर जनरेटर किसी को किराए पे दिया हुआ है तो उस जनरेटर की अकाउंटिंग कैसे होगी ये आईएएस 16 बताएगा। अगर बिल्डिंग किसी को किराए पे दी हुई है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये आईएएस 40 बताएगा। यानी उस एसेट की अकाउंटिंग क्या करनी है ये आईएएस 40 ने बताना है, उस किराए की अकाउंटिंग क्या करनी है ये आईएफआरएस 16 ने बताना है। उस दिन आईएएस 40 का किसी ने सवाल पूछा था, मैंने इसको क्या पूछा था, पूछिए। हाँ, तो वही जो ऑपरेटिंग लीज वाला था वही था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, फाइनेंस लीज वाला नहीं था उसके अंदर। तो यही बात अब मैं कर रहा हूं कि वो जो बिल्डिंग ऑपरेटिंग लीज पे दी हुई है उस बिल्डिंग की अकाउंटिंग कैसे करनी है ये आईएएस 40 बताएगा, किराए की अकाउंटिंग कैसे करनी है ये आईएफआरएस 16 बताएगा। तो यहां पर यही बात हो रही है कि बिल्डिंग की अकाउंटिंग आईएएस 40 के मुताबिक करनी है। कॉस्ट मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल है, वो आईएएस 40 करना है। किराए की क्या अकाउंटिंग करनी है ये आईएफआरएस 16 ने बताना है। किराए की क्या अकाउंटिंग करें जी? लेसर को जो किराया मिलना है क्या अकाउंटिंग करें? है नहीं, एंट्री नहीं पूछ रहा, क्या उस किराए को क्या ये इनकम मानेगा अपनी? तो बस सिंपल ऐसी सी बात है, ये आता है आपको आईएफआरएस 16, बस बात खत्म। लेसर इसको अपनी इनकम बनाएगा, लेकिन इनकम कैसे बनाएगा ये थोड़ी थोड़ी सी गवर्नमेंट ग्रांट जैसी बात है। अच्छा, मैं ना वहां पॉइंट्स लिख के दे रहा हूं, वही ऑफिशियल अंग्रेजी है। एक दो मिसालें यहां बता रहा हूं, ये ना नोट करना क्योंकि मैंने सवाल इतने सारे करा देने इसके।
ये सिर्फ समझ लें, इसको ना नोट करना मिसालों को। एक मशीन दी लीज पे 3 साल के लिए, बिल्डिंग, चलो बिल्डिंग एक किराए पे दी 3 साल के लिए। और जो बिल्डिंग है नॉर्मली, आज तक जितनी भी बचपन से लेकर अब तक अकाउंटिंग पढ़ी, बिल्डिंग का नॉर्मली डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग से हर साल तकरीबन बराबर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो किराएदार ने भी इसको ऑफिस बिल्डिंग ही यूज करना था, तो 3 साल के लिए बिल्डिंग दे दी किराए पे। लेकिन उसके साथ तय ये हुआ, किराएदार ने कहा जी बिजनेस मेरा जो है ना वो उतना अच्छा नहीं चल रहा अभी, तो पहले साल आप हाथ हौला रखें, पहले साल आप मुझसे 2 लाख ले लेना, दूसरे साल में आपको दे दूंगा 5 लाख, और फिर तीसरे साल जाके आप मुझसे 11 लाख ले लेना। यानी ऑफिशियली किराएदार के साथ ये किराया तय हो गया। ठीक है, मान लिया हमने। अब ईयर 1 में हमें वो 2 लाख किराया देगा, ईयर 2 का किराया 5 लाख तय हो गया, 11 लाख ईयर 3 का किराया तय हो गया। ये किराया तय हो गया। इस बिल्डिंग को लेसर अपनी बुक्स में IS 40 के तहत डेप्रिशिएट कर रहा होगा, और मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट लाइन पे कर रहा होगा। वही बिल्डिंग जो हर साल बराबर बेनिफिट दे रही है, लेसर उसको हर साल डेप्रिशिएट भी हर साल स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है। ये फेयर है कि वो ईयर 1 में रेंट इनकम 2 लाख रिकॉर्ड करे, ईयर 2 में 5 लाख, ईयर 3 में 11 लाख? फेयर है ये? है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? जाग रहे हैं? क्या ये फेयर होगा कि पहले साल की रेंट इनकम इतनी, दूसरे की इतनी? अच्छा, एग्री हो गया दोनों के अंदर, यानी दोनों में एग्रीड है कि ईयर 1 का इतना किराया, ईयर 2 का इतना, ईयर 3 का इतना। मैं तो सिर्फ मैचिंग की बात कर रहा हूं कि हर साल बराबर बेनिफिट्स दिया करती है बिल्डिंग। लेसर डेप्रिशिएट भी हर साल बराबर स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है। तो अब ये उसी बिल्डिंग का किराया, पहले साल इतनी इनकम, दूसरे साल इतनी, तीसरे साल इनकम इतनी, ये फेयर है? क्यों नहीं? क्योंकि जब बिल्डिंग से बेनिफिट हर साल बराबर मिल रहा है, बिल्डिंग यूज हर साल बराबर हो रही है, बिल्डिंग की लाइफ कम हर साल बराबर 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 हो रही है, तो उससे निकलने वाली रेंट इनकम भी फेयर नहीं है। अगर ऐसे आए, वो भी बराबर जानी चाहिए। तो लेसी से हम कहेंगे नहीं, ये ठीक नहीं है, हमें तुम बराबर किराया दो। नहीं, ये जो किराया तय हो रहा है, ये तो कैश तय हो रहा है ना, कि वो ईयर 1 में इतना कैश देगा, ईयर 2 में इतना कैश देगा, ईयर 3 में इतना। ये तो कैश का अरेंजमेंट तय हो रहा है। इनकम कैसे रिकॉर्ड करनी है ये लेसी थोड़ी हमें सिखाएगा। तो फेयर ये है कि जब इस एसेट को डेप्रिशिएट स्ट्रेट लाइन पे करना है, तो रेंट इनकम भी हर साल स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए। कैसे? इसको कैसे बनाएं फिर इनकम? इनका एवरेज कर लेते हैं, 18 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो फेयर ये होगा कि हर साल 6 लाख की इनकम बनानी शुरू कर दें। लेकिन ऐसा हो सकता था कि ये लीज पे मशीन दी है 3 साल के लिए, और मशीन जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आर्स मेथड लेट से यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड, तो डेप्रिसिएशन फिर उसके हिसाब से होगी। तो लेसी ने कहा कि मैंने ना इससे पहले साल में ज्यादा प्रोडक्शन लेनी है, तो पहले साल का किराया हम तय कर लेते हैं 7 लाख, क्योंकि मैंने यूनिट्स उसके मुताबिक बनाने। दूसरे साल काम थोड़ा कम होगा, इसका 4 लाख कर लेते हैं, और तीसरे साल में बस एंड पे काम चल रहा होगा, तो इसका 1.5 लाख रख लेते हैं। अब ये जो किराया तय हुआ, ये वाकई ही मशीन के यूजेज के हिसाब से तय हुआ। मशीन का ज्यादा यूजेज ईयर 1 में होना था, तो ज्यादा किराया ईयर 1 में तय हुआ। और चूंकि मशीन यूजेज के हिसाब से चलनी थी, तो हमने डेप्रिसिएशन मेथड भी इसका स्ट्रेट लाइन नहीं रखा हुआ था। अब क्या अब भी रेंट इनकम इसकी एवरेज हर साल बराबर लेनी चाहिए? क्यों? क्योंकि अब हर साल बराबर बेनिफिट्स नहीं है। तो इन शॉर्ट, रेंट इनकम वैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि वो बेनिफिट्स पैटर्न से मैच कर सके। कुछ वैसी सी बातें जैसे गवर्नमेंट ग्रांट एक आसान सा टॉपिक होता था IS 20, तो अभी वैसे था क्या ना, रिस्की है भी हो सकता है, तो है था तो उसमें भी तकरीबन ये मैचिंग वाली बात ही थी। अंग्रेजी लिखते हैं इसकी, लीज पेमेंट्स शैल बी, लिख के लिखवाता हूं, डबल थक रहा हूं मैं, बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं, मैं बोलता हूं आप लिखें। हैं? क्या हुआ? पूछा है कुछ? खैर है? अच्छा ठीक। लीज पेमेंट्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, लीज पेमेंट्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम over the lease term using straight line basis and
unless any other systematic basis is more representative of the pattern, सारी अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं, लीज पेमेंट्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। मेरी आवाज ठीक आ रही है एंड तक? लीज पेमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर, पता नहीं क्या, ओवर लीज टर्म using straight line basis unless any other systematic basis is more representative of the pattern in which the benefits from use of asset are diminished इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे एसेट के बेनिफिट्स पैटर्न है उससे मैच करना चाहिए, और अगर बेनिफिट पैटर्न समझ नहीं आ रहा या हर साल बराबर है तो स्ट्रेट लाइन। ये बात है इस अंग्रेजी का मतलब। तो दो बातें हो गई। एक बात, जो एसेट लीज पे दिया हुआ है उस एसेट की अकाउंटिंग क्या करनी है, एसेट की अकाउंटिंग मतलब डेप्रिशिएट करना है, रीवैल्यू करना है, नहीं करना है, उसकी अकाउंटिंग क्या करनी है ये कैसे पता चलेगा? ये IAS 16 IAS 40 बताएगा। जो किराया मिल रहा है उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, वो दूसरा पॉइंट है कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर द लीज टर्म इसको इनकम बनाएंगे, और अगर कोई और बेसिस ज्यादा बेहतर हुई तो फिर उस बेसिस पे एग्जाम क्वेश्चन में इसकी गाइडेंस मिल जाएगी। टिप ये है कि डेप्रिसिएशन मेथड से मैच कराना है। ये आप ब्रैकेट में लिख लें अपने लिए टिप, कि इस एसेट का जो डेप्रिसिएशन मेथड है ना उससे मैच कराना है इनकम को। यानी अगर डेप्रिशिएट स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है तो फिर इनकम भी स्ट्रेट लाइन पे। कल मैं आपको एक वैरायटी ना आर्स मेथड की भी करा दूंगा। अभी आज तो हम स्ट्रेट लाइन की करते हैं प्रैक्टिस, कल मैं इसकी आर्स मेथड की भी वैरायटी करा दूंगा। तो ये एग्जाम टिप है कि ये जो सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, इन शॉर्ट डेप्रिसिएशन मेथड से मैच कराना। अच्छा, ये पक्का रूल ही बना देते फिर, मतलब अगर मैं इसको एग्जाम टिप बता ही रहा हूं तो IAS वाले ही लिख देते। इतने घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा लिख देते, डेप्रिसिएशन मेथड से मैच करा दें। हैं? हाँ, वही तो कह रहे हो ना कि अगर मैं आपको टिप बता ही रहा हूं तो उतना मैं बकरा साइंसदान, IAS वाले कह देते ये बात, मजा नहीं आएगा। हाँ जी, रिपीट कर दे। क्या बोला? सारा कुछ नहीं, मतलब ये सारा कुछ, मैं शुरू से सारा कुछ रिपीट कर दूं? ये भी आर यू सीरियस? चलो दोबारा बता देते हैं भाई। है मुझे गुस्सा? मैं गुस्सा कब करता हूं यार? पहले कब? हाँ, आदत हो गई है वो। पता नहीं मैं क्या बता रहा था, क्या रिपीट करना था मैंने? हाँ, सारा कुछ। बुक्स ऑफ लेसर में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग। तो जो एसेट लेसर किराए पे दे रहा है वो बिल्डिंग भी हो सकती है, गाड़ी, मशीन, जनरेटर, कुछ भी हो सकता है, मशीन, फर्नीचर भी हो सकता है, बर्तन भी हो सकते हैं। तो बिजनेसेस जो किराए पे दे रहे हैं एसेट, दो बातें हैं। उस एसेट की अकाउंटिंग कैसे होगी, यानी उस एसेट को डेप्रिशिएट करना है, कॉस्ट मॉडल पे रखना है, रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है, ये फैसला उस एसेट का अपना रिलेटेड IAS बताएगा। जैसे अगर गाड़ियां किराए पे देते हैं तो उन गाड़ियों की अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये IAS 16 बताएगा। अगर बिल्डिंग किराए पे देते हैं तो उस बिल्डिंग की अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये IAS 40 बताएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है। IFRS 16 ने ये बताना है कि लेसर को जो किराया मिलना है ये उसने उसको इनकम कैसे बनाना है, ये बात हो रही है। तो उसमें पहली बात ये थी कि चूंकि नॉर्मली एसेट स्ट्रेट लाइन पे ही डेप्रिशिएट हो रहे होते हैं, अक्सर एसेट स्ट्रेट लाइन पे ही होते हैं,
बिल्डिंग तो खास तौर पे, तो फिर उससे मिलने वाली इनकम भी बराबर होनी चाहिए हर साल। अगर लेसी के साथ कुछ डिफरेंट अमाउंट तय हो रही हैं, चलें स्टूडेंट की मिसाल देता हूं, वैसे न्यूमेरिकल में तो ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकल में कह सकते हैं कि ये जो आपको 3.5 महीने का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, हर महीने तकरीबन बराबर क्लासेस, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तकरीबन हर रोज बराबर पढ़ाया जाता है, तकरीबन हर टीचर ने अपना हिसाब किताब रखा होता है, लेट से उन्होंने हिसाब रखा हुआ है कि 10 पेजेस मैंने रोज के पढ़ाने हैं। तो अब हर रोज कॉलेज एक जैसी सर्विस रेंडर कर रहा है। आल्दो ये बात जो मैं कर रहा हूं ये रेवेन्यू में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं उसकी वजह से मुझे मिसाल याद आ गई। कॉलेज जो सर्विस दे रहा है वो हर दिन बराबर, लेकिन स्टूडेंट से जो फीस ले रहा है वो या तो 100% पहले दिन ले ली होगी, या हो सकता है 2 इंस्टॉलमेंट्स कर दी हो। तो वो जो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट थी वो तो कैश लेन देन की बात थी। कॉलेज का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए ओवर द पीरियड, बराबर ना? क्यों बराबर? क्योंकि सर्विस एक जैसी है। तो कस्टमर से जो कैश तय हो रहा है वो डिफरेंट चीज हो सकती है। कुछ ऐसी सी बात, ये जो मैंने कॉलेज की मिसाल दी है लीज नहीं है, ये मैं आपको दोबारा मिसालें दूंगा जब रेवेन्यू पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जब इस बिल्डिंग से हर साल बराबर बेनिफिट है, बराबर बेनिफिट कैसे मिल रहा है? बिल्डिंग हर साल एक जैसी ही यूज होती है। तो जब बिल्डिंग हर साल एक जैसी ही यूज हो रही है तो उससे कमाई जाने वाली रेंट इनकम, हम ये कैसे कह दें कि ईयर 3 की इनकम ज्यादा है? हर साल बिल्डिंग एक जैसी इस्तेमाल हो रही है, तो किराएदार के साथ बेशक जैसे मर्जी कैश तय हो रहा हो, रेंट इनकम कैसे बनानी चाहिए है ऑन एन एवरेज हर साल बराबर। ये अंग्रेजी मैंने लिखवाई थी कि रेंट ये जो लीज पेमेंट्स हैं इनको लेसर इनकम बना ले ओवर लीज टर्म यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस, यानी हर साल बराबर। लेकिन ये तो बिल्डिंग की मिसाल थी, ऐसे एसेट्स भी हो सकते हैं जिनसे बेनिफिट हर साल बराबर नहीं मिलना। जैसे मशीन का आर्ज मेथड होता है, तो फिर आर्ज मेथड वाले में तो हर साल की रेप्शन बराबर नहीं होती ना। तो हो सकता है कि इसके लिए ये जो रेंट तय किया गया हो ये ऐसे ही तय किया गया हो कि ईयर 1 में मशीन ने ज्यादा यूज होना है, ईयर 2 में कम यूज होना है, ईयर 3 में कम यूज होना है। अब अभी भी क्या हमें इसको बराबर इनकम बनानी पड़ेगी? अब बराबर नहीं बनाना। ये दोबारा हो गया, बता दिया दोबारा। मैंने फिर ये कहा कि इसके लिए एग्जाम टिप ये कह देते हैं कि इसको डेप्रिसिएशन मेथड से मैच करा लेंगे। तो अब उस पर सवाल मैंने ये पूछा था, मासूम सा सवाल, कि ये बात आईएएस में भी ऐसे ही लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन से मैच कराना है। इतनी लंबी अच्छी कहानी की सुनाई कि द पैटर्न इन विच द बेनिफिट फ्रॉम एसएसआर डिमिनिश्ड। इकोनॉमिक्स के बाद तो शायद पहली दफा वर्ड डिमिनिश सुना है जी। चलो दफा करो, बेकार बातें रहने दे ऐसी। आईएस 40 के तहत बिल्डिंग फेयर वैली मॉडल पे है तो डेप्रिशिएट हो रही होगी? तो डेप्रिशिएट ही नहीं हो रही होगी, तो फिर डेप्रिसिएशन से कैसे मैच कराए? तो इसलिए ये मैंने टिप बताई है बस कि अगर वो ऐसे डेप्रिशिएट होता है तो डेप्रिसिएशन से मैच कराना है। और अगर सवाल में ना डेप्रिसिएशन का बताया ना कोई और तरीका बताया तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट लाइन। ये वाली बात थी कि लीज इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर लीज टर्म यूजिंग स्ट्रेट लाइन बेसिस अनलेस एनी अदर बेसिस। तो अनलेस से पहले स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई डिफरेंट तरीका होगा तो सवाल में पता चल जाएगा। जैसे मैंने हिंट दी है कि डेप्रिसिएशन मेथड से मैच कराना। तो ये हो गए 2 बातें। तीसरा पॉइंट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, और इसको मैं प्यार से आईडीसी कहा करूंगा। इनकर्ड बाय लेसर शैल बी। चलिए यहां इस पॉइंट को मैं सस्पेंस छोड़ देता हूं, इधर ना कुछ 3-4 लाइनों की जगह छोड़ दें, ये मैं कल पूरा कराऊंगा। ये मेरी क्लास की इख्तितामी कलवात नहीं है, अभी चल रही है क्लास। वैसे कह रहा हूं कि ये चीज यहां छोड़ दें, 3-4 लाइनें खाली छोड़ दें, क्योंकि ये ना समझा के लिखूंगा तो ज्यादा मजा आएगा, अभी बगैर समझाए लिखूंगा तो नहीं सही बात। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, ऑपरेटिंग लीज, बुक्स ऑफ लेसर, ये 3 पॉइंट बस डन। ये तीसरा पॉइंट कल पूरा कराऊंगा, बाकी ये सारी अंग्रेजी पूरी होगी। अब इसकी करते हैं प्रैक्टिस। सवाल लिखें। इस तीसरे पॉइंट में ना 3-4 लाइनें खाली छोड़ दें, वो मैं कल भरूंगा, बाकी ये पूरा हो गया है जी। क्या पूछा है? जो ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग बतानी थी ना वो पूरी हो गई। मतलब कह रहे हैं आईएएस का थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूं। अरे आईएएस तो बहुत सारा है, इसमें तो बहुत कुछ है अभी। ये जो ऑपरेटिंग लीज पढ़ा रहा हूं इसमें रिकग्निशन मेजरमेंट, ये बस ये 3 पॉइंट थे। बाकी मैं इसकी प्रैक्टिस करा के आज भी कल भी तो इसके डिस्क्लोजर बताने, फिर ऑपरेटिंग लीज खत्म, फिर फाइनेंस लीज कराऊंगा। तो इसके लिए 3-4 लाइनें खाली छोड़ दें, बाकी ये टॉपिक ये वाला ये पूरा हो गया। अब इसकी करते हैं प्रैक्टिस।
अच्छा, मैं चूंकि ज्यादा सारे सवाल कराऊंगा और आप इसका डाटा भी यूज कर रहा हूँ, तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। इसको 1 कह दें, यानी क्वेश्चन 1। अच्छा, अभी कुछ दिनों तक ना फिर मैं बुक में से होमवर्क देना शुरू कर दूंगा, तो जिसने अभी तक फैसला नहीं किया कि किताब लेनी है कि नहीं लेनी, वो कर ले फैसला जल्दी, है? चले, जिनको ज्यादा डाउट है वो फिर आपस में शेयर कर लेना, एक लाइन मिलके पूरी किताब एक यूज कर लें। जिसको ज्यादा यकीन है पास हो जाएगा तो वो खरीद ले, जिसको डाउट है वो ना खरीदे, लेकिन आपस में मिल बैठ के फिर सवाल शेयर जरूर कर लिया करना। ऑन 1 जनवरी 21, सवाल लिखवा रहा हूं। ऑन 1 जनवरी 21, a machine was purchased for 15 लाख, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 15 साल। और अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। अच्छा, एक बात मैं पता नहीं ज्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट कर गया आपसे, ये जो यहां पे मैंने बात की है कि हर साल इनकम कितनी बनाएंगे, हैं 6 लाख, तो कैश तो वो 6 लाख नहीं दे रहा, तो एंट्री पूरी कैसे होगी? ज्यादा पैसे आए होंगे तो अनअर्न्ड इनकम, और कम आए होंगे तो अनअर्न्ड एडवांस की बात होती है, कम आए होंगे तो एक्रूड इनकम या रिसीवेबल। ये सही है ना? हाँ बस ठीक है, हाँ सही है। क्या लिखा आखिरी बात है? अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। द मशीन वॉज गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, द मशीन वॉज गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज for 3 years, on 1 जनवरी 2021। Following lease payments were agreed. Following lease payments were agreed. अब मैं डेट बताऊंगा और अमाउंट बताऊंगा, डेट ऑफ पेमेंट और अमाउंट। 31 दिसंबर 21, 140,000, बल्कि इसको कर लें, हाँ ठीक है 140,000। 31 दिसंबर 22, 340,000, 340,000। और 31 दिसंबर 23, 180,000। मुझसे रिक्वायर्ड है, चलो हमसे रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज भी, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI, SOFP 2021, 2022, 2023, तीनों साल के इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स, SOFP के एक्सट्रैक्ट्स और जनरल एंट्रीज।
एसओसीआई में क्या क्या आएगा? रेंट इनकम आएगी। अच्छा, रेंट इनकम कितनी आएगी? करें कैलकुलेट। रेंट इनकम देखें कितनी आएगी। हाँ जी, 220। 21 का कितना तय हुआ है? 140, 340, 180। टोटल देखिए 660, और इसको 3 पे बांट दें तो 220। तो हर साल की रेंट इनकम आ जाएगी 220। और इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगी। डेप्रिसिएशन कितनी? 1 लाख। डेप्रिसिएशन का 1 लाख अगर ना समझ आया किसी को तो वो परेशान ना हो, महीने बाद वैसे ही छोड़ देना उसने, कोई नहीं। अच्छा, फिर भी वैसे 1 लाख ना समझ आया किसी को। एचएफपी में क्या आएगा? एक तो ये प्लांट एंड मशीनरी है, पीपी। तो 15 लाख की मशीन, लाख डेप्रिशिएट हो गई, 14 लाख रह गई, फिर लाख डेप्रिशिएट हो गई, 13 लाख रह गई, फिर लाख डेप्रिशिएट हो गई, 12 लाख रह गई। और एसएफपी में कुछ होगा? हाँ, क्योंकि पैसे डिफरेंट है ना, पैसे तो हर साल 2-20 नहीं है। तो अगर ज्यादा पैसे आए होंगे तो एडवांस रेंट हो जाएगा, कम आए होंगे तो रिसीवेबल हो जाएगा। तो प्री पेमेंट एक्रूवल ये आपके बाएं हाथ का खेल है। जरा कैलकुलेट तो करके दिखाएं। देखें बैलेंस शीट में कितना आएगा रेंट, रिसीवेबल, एडवांस रेंट। करें कैलकुलेट, कर लें सारे कैलकुलेट कर लें, चेक करें सारे, देखें क्या। जी कितना पहले साल में? रिसीवेबल है क्या एडवांस है? रिसीवेबल है कितना? 80,000। दूसरे साल एडवांस है 120 या 40? 120 एक जज्बाती आंसर है। जो लोग 120 कह रहे हैं वो पिछले साल वाला ये भूल गए।
ये पिछले साल का रिसीवेबल भी चला आ रहा था, और तीसरे साल कुछ भी नहीं। अच्छा, जिनको ये ज़बानी याद रखने में कोई मसला नहीं, वो ज़बानी याद रख लें, लेकिन जिनको मुश्किल हो रही है तो उनके लिए आई सजेस्ट कि बचपन में एक वर्किंग करते थे आप, ये जो एक आसान सा टॉपिक था एनपीओ, तो उसमें एक इनकम का अकाउंट हम वर्किंग में बनाते रहे। इनकम के अकाउंट में ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, रिसीट, किधर है, इधर किधर, क्रेडिट साइड पे इनकम, डेबिट साइड पे क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग रिसीवेबल। तो हम ना रेंट इनकम की ये वाली वर्किंग बना लेते हैं। 2021 कैश 140, इनकम 220। अब इसको बैलेंस करें तो इस तरफ आ जाएगा, यानी रिसीवेबल है। अगले साल ये सीडी जो रिसीवेबल है ये बीडी रिसीवेबल बन गया। बाकी फिर वही दोनों काम, कैश इस साइड पे 340 और इनकम इस साइड पे 220। अब बैलेंस करके देखिए, इधर आ जाएगा, इधर आया, इसका मतलब एडवांस है कितना 40, तो ये वो 40 है जो लायबिलिटी में आया। और फिर तीसरे साल ये सीडी इधर बीडी बन गया, कैश 180, इनकम 220 और बस। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट में रिसीवेबल और एडवांस आएगा। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की फिगर्स में बताएं, कोई पूछना है तो फिर मैं एंट्रीज पे चलता हूं। जी, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट डन, चलें एंट्रीज पे आते हैं। कर लें, नोट कर लें। जर्नल एंट्रीज है। फर्स्ट जनवरी 21 जी, प्लांट मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट कितना 15 लाख। ये एंट्री ओके, चलो मुश्किल पोर्शन तो हो गया। अब उसके बाद ईयर एंड आएगा तो 31 दिसंबर 21, एक तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, दूसरा कैश भी ईयर एंड पे ही मिल रहा है, और हमने इनकम, रिसीवेबल, एडवांस, ये हिसाब किताब भी ना ईयर एंड पे ही करना होता है, इसलिए एक ही एंट्री काफी है, वरना अगले सवाल में मैं 2 एंट्रीज कर दूंगा। जितना कैश मिल रहा है वो कैश डेबिट कितना है 140, और जितनी इनकम बनानी है वो इनकम क्रेडिट। ये दोनों अलग अलग फैसले हो गए, जितनी इनकम बनानी है वो क्रेडिट कर दें, जितना कैश मिला है वो डेबिट कर दें। अब देखें क्या कमी बेशी है, एक डेबिट और चाहिए, तो पैसे कम मिले हैं इसलिए डेबिट और चाहिए, तो रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल 80,000, ये हो गई 2021 की एंट्रीज। दो 2022 के एंड पे फिर ऐसे ही काम होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1 लाख। अच्छा, अब देखें फिर से ईयर एंड पे कैश मिल रहा है, तो फिर वही काम, कंपाउंड एंट्री, जो कैश मिल रहा है वो कैश डेबिट 340,
और जितनी इनकम बनती है वो इनकम क्रेडिट। अब देखते हैं हिसाब किताब कि क्या कम ज्यादा है, क्रेडिट चाहिए डेबिट चाहिए? क्रेडिट। क्यों चाहिए क्रेडिट? क्योंकि पैसे ज्यादा मिल गए। अच्छा, क्यों ज्यादा मिल गए? दो बातें हैं, एक तो पुराना रिसीवेबल था तो फिर वो खत्म हो जाएगा, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन पैसे और ज्यादा मिल गए हुए हैं, अभी भी क्रेडिट और चाहिए, तो फिर वो अनअर्न्ड रेंट इनकम होगी। अनअर्न्ड कह लें, एडवांस कह लें, कितना? 40,000। तो ये हो गई 2022 की एंट्रीज। और 2023 में भी ऐसे ही डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1 लाख, और कैश कितना? 180। इनकम कितनी? तो कैश अगर एंड पे मिल रहा है ना, तो फिर एक ही कंपाउंड एंट्री कर लें, जितना कैश मिल रहा है वो कैश डेबिट, जितनी इनकम बनानी है वो इनकम क्रेडिट, बाकी जोड़ तोड़ करके देख लें क्या करना है। डेबिट चाहिए क्रेडिट चाहिए? डेबिट चाहिए। क्यों डेबिट चाहिए? क्योंकि पैसा कम मिला है। क्यों कम मिला है? क्योंकि पहले ज्यादा मिल गया था, तो वो एडवांस डेबिट हो जाएगा। ले जी, ये एंट्रीज हो गई और एसओसीआई एसओएफपी हो गए। और लिखें सवाल। अब जो अगला सवाल करा रहा हूं इसमें ना मैं डेट एंड की बजाय शुरू कर देता हूं। ये कर ले नोट, फिर अगला सवाल लिखें। एंट्रीज नोटेड। बहुत स्लो करते हैं यार। लिखें अगला सवाल। है क्या करूं? कल और बहुत कुछ करने वाला है यार। अगला सवाल लिखें। सारा डाटा सेम है, सिर्फ चेंज ये है कि ये जो मैंने लीज पेमेंट्स 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23 की डेट में पे कराई हैं, ये 1 जनवरी 21, 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 23 कर लें, बाकी सब सेम है। चाहे तो डाटा दोबारा लिख लें और चाहे ये टू दी पॉइंट बात लिख लें कि सब डाटा सेम है, सिर्फ पेमेंट की डेट्स 31 दिसंबर की बजाय शुरू की 1 जनवरी की हैं, रिक्वायरमेंट भी सेम है। सारा डाटा सेम है, सिर्फ वो जो मैंने लीज पेमेंट्स लिखवाई थी ना 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23, अमाउंट सब वही है, सिर्फ उनको मैं 31 दिसंबर की बजाय अब साल के शुरू में खींच लाया हूं बस। 1 जनवरी 1 जनवरी 31 नहीं, 1 जनवरी 1 जनवरी 21, 1 जनवरी 22 और 1 जनवरी 23 सेम रिक्वायरमेंट है। ये बताएं कि इनकम स्टेटमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा या यही रहेगी? इनकम स्टेटमेंट पे बताएं। वर्किंग वन मैंने मिटा दी, तो रेंट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब भी ऐसे ही रहेगी। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये फिगर ऐसे ही रहेगी, डेप्रिसिएशन ये भी ऐसे ही रहेगी। ये वाली वर्किंग चेक करिए, देखें सेम रहेगी कि फर्क हो जाएगा, यानी एडवांस और रिसीवेबल देखें फर्क हो जाएगा। जज्बाती आंसर नहीं, चेक करें, गौर करें। सेम रहेगा क्योंकि पीरियड की बाउंड्री वही है। 2021 में चाहे 1 जनवरी को मिल रहा है, चाहे 31 दिसंबर को मिल रहा है, चाहे 27 जून को मिल रहा है, मिल तो इतना ही रहा है ना।
तो इसलिए ये भी ऐसे ही रहेगा, SOFP भी यही रहेगी। एंट्रीज करता हूं, तो आप इनकम स्टेटमेंट और SOFP दोबारा लिखनी है मर्जी है दोबारा लिख लें, बहुत वेले हैं तो दोबारा लिख लें, नहीं तो ये कह दें सेम है, ये वर्किंग टू, ये सब सेम है। एंट्रीज में मैं चेंज करता हूं। अब अगर करना है इसको दोबारा लिखना है तो बेशक लिख लें, लेकिन खाली ना छोड़ें। यानी अगर नहीं लिखना तो कम से कम ये लिख लें कि ये सेम रहेंगी, वजह के साथ लिखिएगा कि चूंकि उसी पीरियड के अंदर अंदर उतना ही पैसे मिल रहे हैं। खाली छोड़ेंगे ना तो फिर बाद में पढ़ते हुए जब भी कभी पढ़ा तो फिर फिक्र होगी कि ये क्या सर ने सवाल नहीं कराया था। तो इसलिए कुछ ना कुछ जरूर लिखें। मैं एंट्रीज करता हूं फिर। कि ये जो पेमेंट्स हो रही हैं ये इन्हीं सालों में हुई उतनी पेमेंट ही हो रही हैं। चाहे 31 दिसंबर है, देखो जैसे 2021 है, 2021 में 140 मिला है। अब चाहे ये 1 जनवरी को मिले, चाहे 1 जुलाई को मिले, चाहे 31 दिसंबर को मिले, मिल तो इतना ही रहा है ना। तो इसलिए पेमेंट और इनकम का फर्क वैसे ही चल रहा है, तो अब भी रिसीवेबल और एडवांस वैसे ही निकलेगा। एंट्री करता हूं, ये लिखनी बातें अगर लिख रहे थे तो ये एंट्री पहली सेम रहेगी। अच्छा, इस सवाल में कैश भी साल के आखिरी दिन था और ये जो एडवांस और रिसीवेबल ये हिसाब किताब भी ना साल के एंड पे ही करना होता है, इसलिए हम एक ही एंट्री में सब कर रहे थे। अब अगर कैश शुरू में मिलना शुरू हो गया तो इसके लिए आई रिकमेंड कि हमें एंट्री तोड़नी पड़ेगी। कैसे देखें, 1 जनवरी 21 को कैश मिल जाएगा कितना 140, तो जब 1 जनवरी को मिलेगा तो हम इसको डेबिट भी पे 1 जनवरी को ही करेंगे। अब यहां पर ना इसके हैं 2 तरीके, दोनों ही सही हैं। एक तरीका यह है कि अभी पैसा मिला है, अभी इसको एडवांस कह दें, साल के एंड पे देख लेना कितनी इनकम बनानी है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि जितना पैसा मिल रहा है बगैर सोचे समझे सारी की सारी इनकम। जी मैंने लिखा भी इसलिए यही है, मैं पर्सनली इसको प्रेफर कर रहा हूं, लेकिन दूसरा तरीका भी सही है कि जितना पैसा मिला, क्योंकि भी साल का शुरू जो है तो उसको एडवांस कह दें, साल के एंड पे जाके फिर एडवांस डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट करें। ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि जितना पैसा मिल रहा है कह दें इनकम। अब जब साल का एंड आएगा फिर देख लेते हैं हिसाब किताब, इस साल की इनकम बनती कितनी है 220। हमने बनाई 220 नहीं, थोड़ी बनाई है ना, और बना लेते हैं रेंट इनकम और बना लेते हैं। कितनी और बना लें 80,000 और डेबिट रेंट रिसीवेबल और 31 दिसंबर की डेप्रीसिएशन 1 लाख। फर्स्ट जनवरी 22 कैश डेबिट कितना 340। अच्छा, अब यहां पर भी देखिए साल का शुरू है, कैश मिला है तो एंट्री तो करनी पड़ेगी। अभी इस चक्कर में नहीं पड़ते कि इनकम है कि नहीं है, बस जितना मिल रहा है सब इनकम। रेंट इनकम 340, साल के एंड पे देखेंगे क्या करना है। अब साल का एंड आ गया, अब करते हैं साहब, इनकम कितनी बननी चाहिए थी 220, कितनी बना दी है हमने, ज्यादा हो गई ना, रिवर्स कर देते हैं। कितनी रिवर्स कर दें, हमने 340 बना दी, 220 बननी चाहिए थी, कितनी रिवर्स कर दें 120। अच्छा, ज्यादा हमने क्यों बना ली, क्योंकि पैसे ज्यादा मिल गए। तो पैसे क्यों ज्यादा मिल गए, एक तो पिछला रिसीवेबल था वो मिला होगा, कितना, ये तो और ज्यादा मिल गए हुए हैं, अभी भी देखें ज्यादा है, तो वो जो और ज्यादा मिल गए हुए हैं अब फिर वो एडवांस बन जाएगा। और डेप्रिसिएशन डेबिट
एक्यूमुलेटेड डेबिशन क्रेडिट 1 लाख। दोनों में फर्क सिर्फ इतना किया है कि पैसे एंड पे मिल रहे थे तो कैश भी इनकम भी उसी में, और जो कमी बेशी है वो एडवांस रेंट और रिसीवेबल। लेकिन अगर पैसे पहले मिल रहे हैं तो कैश की अलग एंट्री करें और एडवांस रिसीवेबल वगैरह की एडजस्टमेंट आखिर में जाके करें। और इसी तरह से 1 जनवरी 23 कैश डेबिट कितना, तो बस जितना मिल रहा है सब के सबको इनकम कह दें, रेंट इनकम। साल के एंड पे करते हैं साहब। अब साल के एंड पे हिसाब किया कि इनकम 180 बनाई है, कितनी बनानी थी 220, तो कम बनाई है और बना लेते हैं। कितनी और बना लें, 220 करनी है 40। क्यों कम बनी थी, पैसे कम मिले थे। क्यों कम मिले थे, क्योंकि पहले ज्यादा मिल गए हुए थे तो वो एडवांस हो जाएगा डेबिट। और 31 दिसंबर 23 डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेबिशन क्रेडिट 1 लाख। चलो जी, एक सवाल होमवर्क लिखें। होमवर्क लिखें, करना भी है। अल्लाह जी जो होमवर्क करे वो पास हो जाए। लिखें जी होमवर्क, कर लें, नोट कर लें, कर रहे हैं। अगर क्या, अगर ये 20 का केस नहीं रखा, जब हमने बिल्डिंग 20 नहीं दिया था, अगर जैसे हम सिर्फ रेंट की बात करें तब भी वैसे ऐसे ही करते। सर हमने लगाया कि इनकम कब बनाते नहीं, जब रियलाइज करते हैं हमने बढ़ाए कि इनकम हम रियलाइज कब करते हैं, जब सर्विस रेंडर कर रहे हैं। तुम सर्विस तो कर दी रेंडर, सर्विस तो रेंडर हो गई, बिल्डिंग यूज कर नहीं, पहली एंट्री में कह रहे हो। देखो इनकम है या नहीं है, रिसीवेबल है या नहीं है, एडवांस है या नहीं है, इस सब टेंशन की कब जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए ना। साल के एंड पे हर रोज थोड़ी बैठ के टेंशन लेनी है कि एडवांस तो नहीं है कहीं। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए की फिक्र है, इसलिए साल के शुरू में बना ली इनकम, ईयर एंड पे आके कर लेंगे जो एडजस्ट करना होगा। वही कह रहा हूं ना कि अभी इस टेंशन में पड़े बगैर कि इस साल की है या नहीं है, पहले दिन कर लें सारी एंट्री। चीजें खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। परचेजेस का ताल्लुक किस ग्रुप से, तो अभी तो एक्सपेंस ही नहीं हुआ, फिर क्यों परचेजेस डेबिट कर रहे हैं। एक्सपेंस तो तब होगा जब चीजें बिक जाएंगी। बस कर लेते हैं, साल के एंड पे देख लेंगे क्या करना है। होमवर्क लिखें भी। ऑन 1 अप्रैल 21 सवाल लिखा रहा हूं होमवर्क, ऑलमोस्ट सेम है सब, बस डेट्स चेंज करूंगा, वही वाला डाटा ही है, डेट्स चेंज करूंगा बस। ऑन 1 अप्रैल 21 अ मशीन वॉज परचेज, बाकी बात वही लिख लें, अ मशीन वॉज परचेज फॉर 15 लाख, यूजफुल लाइफ 20 साल, नहीं 15 साल। सिर्फ मैंने डेट चेंज की है, बाकी मशीन वाली बात वही सेम कर लें। यूजफुल लाइफ 15 साल है, 15 लाख की खरीदी है। सिर्फ मैंने पिछले सवाल में 1 जनवरी 21 किया था ना, वो अब मैंने 1 अप्रैल 21 कर दिया। दोबारा बता, तो मैंने ना एक बहुत मुश्किल सवाल बना दिया, मैं दोबारा कोशिश करता हूं, इस दफा ज्यादा ध्यान करने की कोशिश करता हूं। ऑन 1 अप्रैल 2021 अ मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 15 लाख, यूजफुल लाइफ भी वही 15 साल ही है, अकाउंटिंग ईयर भी वही जनवरी से दिसंबर ही है। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। यूजफुल लाइफ 15 ही है भाई, जो अभी भी नहीं समझ पा रहे दोबारा बता देता हूं। मशीन 15 लाख की है, यूजफुल लाइफ 15 साल, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर, और खरीदी है 1 अप्रैल 21 को। लीज पे दी है वही सेम 3 साल के लिए, लेकिन लीज पे देने वाली डेट अब कर लें 1 जुलाई 21। सेम वही लीज वाली बात रिपीट कर लें, लेकिन मैंने उसमें लिखवाया था ऑन 1 जनवरी 21 ना, वो अब 1 जुलाई 21 कर लें। लीज वही 3 साल है, ऑपरेटिंग लीज है, सिर्फ चेंज मैंने ये किया है कि पिछले सवाल में 1 जनवरी को लीज पे दिया था, अब 1 जुलाई को दिया है 3 साल के लिए।
और अमाउंट्स भी वही लिख लें, बस सिर्फ पेमेंट डेट जो लिखनी है, साल साल आगे क्या बना, 30 जून 22, नहीं अप्रैल नहीं ना, 1 जुलाई को लीज पे दी है मशीन, तो 30 जून 22, 30 जून 23 और 30 जून 24। लीज पेमेंट की अमाउंट भी वही है, बिल्कुल वही बात हो रही है, फॉलोइंग लीज पेमेंट्स वर एग्रीड, सिर्फ डेट मैंने चेंज करके किया है, 30 जून 22 को 140,000, 30 जून 23 को 340,000 और 30 जून 24 को 180,000। जी क्या हो गया? अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, ये मैं होशोहवास में सवाल लिखवा रहा हूं। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है, मशीन खरीदी है, आपसे, आप लोगों से बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर, मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2021, लीज पे दी 1 जुलाई 21, और जो पेमेंट्स हैं वो करेगा कस्टमर 30 जून 22, 30 जून 23 और 30 जून 24 को। ठीक है, रिक्वायर्ड है आपसे ये एसओसीआई, एसओएफपी और एंट्रीज 4 साल की, 2021, 22, 23 और 24। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।